प्रिय साथियों, शोध विषय का चयन करने के सोर्सेस पर मैंने पिछले 2 लेक्चर वीडियो में आपसे बात की है। आइए आज के इस लेक्चर वीडियो में अंतिम रूप से अपने रिसर्च टॉपिक को डिसाइड करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप उन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अगर रखते हैं तो एकदम सही और उपयुक्त टॉपिक पर काम कर सकते हैं। इन्हें शोध समस्या या शोध विषय चयन के सिद्धांत भी कहा जाता है। यदि आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो शोध समस्या के चयन में जिन प्रमुख समस्याओं का या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वह बहुत ही कम हो जाती हैं। मैं इन प्रिंसिपल्स पर बात शुरू करूं उससे पहले आपसे 2 प्रश्न हैं। पहला, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे? और दूसरा, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपकी हेयर स्टाइल क्या होगी? सोचिए। हाँ, आपने यही सोचा होगा ना कि जैसा ट्रेंड है, जैसा फैशन है और जो हमारी पर्सनैलिटी पर अच्छा लगता है, हम वैसे ही कपड़े पहनते हैं और वैसे ही हेयर स्टाइल का चयन करते हैं। तो ठीक वैसे ही एकेडमिक और एजुकेशन लाइन के भी अपने ट्रेंड और प्रैक्टिस होते हैं और हर स्टूडेंट की अपनी पर्सनैलिटी और एजुकेशनल कैपेसिटी होती है। तो एजुकेशनल ट्रेंड, प्रैक्टिस और अपनी कैपेसिटी के साथ तालमेल बिठाना एक समझदार स्टूडेंट की पहचान है। तो आइए अब शुरू करते हैं उन प्रिंसिपल्स को समझना जिनका ध्यान रखकर आप अपने रिसर्च टॉपिक या प्रोजेक्ट वर्क या असाइनमेंट टॉपिक को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत, सही और पर्याप्त साहित्य का अध्ययन, राइट एंड सफिशिएंट स्टडी ऑफ लिटरेचर। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसे ये जानकारी हो कि उसे कौन सी किताब, कौन सी एकेडमिक जर्नल, कौन सी एजुकेशनल मैगजीन को पढ़ना है जो उसके लिए ज़रूरी और सही है। सही साहित्य को ढूंढना और उसे सही ढंग से पढ़ना आवश्यक है। कई बार स्टूडेंट गाइड का उपयोग कर लेते हैं। गाइड मतलब टीचर नहीं, वह किताब जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं जिन्हें याद करके एग्जाम के पहले मान लेते हैं कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई है और हम एग्जाम में पास हो जाएंगे। किंतु इस तरह की गाइड या हल्के साहित्य को पढ़कर अपने रिसर्च विषय की रूपरेखा बनाना आसान नहीं होता। इसके विपरीत स्टूडेंट को ऐसी किताबें पढ़ना चाहिए जो शोधपरक हो और जानकार और विद्वान लेखकों के द्वारा लिखी गई हो। सही साहित्य की जानकारी, सही किताबों की जानकारी आपको अपने सिलेबस से मिलेगी। आप ध्यान से देखिए, आपको जो भी सिलेबस दिया जाता है पढ़ने के लिए, उस सिलेबस के आखिरी में सजेस्टेड रीडिंग्स यानी कि अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूची होती है। यहीं से ही आपको सही और स्तरीय साहित्य की जानकारी मिलती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, पुस्तक को सतही तौर पर यानी कि हल्के फुल्के तौर से कुछ खास पन्ने ही पढ़ना या केवल शीर्षकों को पढ़ना और शीर्षक के अंतर्गत लिखे गए कंटेंट को अच्छे से नहीं पढ़ना, यदि ऐसा करते हैं तो विषय की समझ और विषय पर विचारशीलता विकसित नहीं हो पाती। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड थॉटफुलनेस ऑन द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह था प्रथम सिद्धांत। आइए अब देखते हैं दूसरा सिद्धांत क्या है। शोधार्थी की रुचि, इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। जिस विषय पर रुचि हो उसी विषय पर शोध विषय का चयन करना चाहिए। अगर प्रारंभ में किसी दूसरे टीचर, किसी दूसरे व्यक्ति, साथी के द्वारा सजेस्टेड टॉपिक पर काम करते हैं तो कुछ समय पश्चात ऐसा अनुभव होने लगता है कि इस काम में तो मन ही नहीं लग रहा। ऐसी स्थिति में शोध कार्य की गुणवत्ता तो प्रभावित होती ही है, आपका समय और संसाधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए कई बार कुछ स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को 1, 2 या 3 बार बदलते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसा सोचना कि आपका टीचर या आपका फ्रेंड आपको जो टॉपिक देंगे वैसा ही आप काम कर लेंगे, ये बहुत ही गलत निर्णय है।
तो इस दूसरे सिद्धांत को ध्यान रखना है कि आपको अपने इंटरेस्ट के टॉपिक को ढूंढना है। तीसरा प्रिंसिपल, शोध अभिवृत्ति के अनुरूप विषय का चयन करना। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एप्टीट्यूड। हर स्टूडेंट में शोध अभिवृत्ति का स्तर अलग होता है। शोध अभिवृत्ति से अर्थ होता है शोध अवधारणाओं की समझ और शोध निष्पादन की क्षमता होना। इसीलिए हर स्टूडेंट को अपने रिसर्च एप्टीट्यूड के अनुरूप ही अपने रिसर्च टॉपिक का चयन करना चाहिए। रिसर्च एप्टीट्यूड को समझने के लिए उसे अपने टीचर की सहायता लेनी चाहिए, जो बातचीत करके रिसर्च एप्टीट्यूड की स्थिति को आपको समझा सकता है और उसी अनुरूप अपने टॉपिक पर या अपने रिसर्च एरिया को तय करना चाहिए। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक विद्यार्थी ने शासकीय कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों में ई शासन की बढ़ती गतिविधियों और उनकी कार्य दक्षता के संबंध पर स्टडी करने का निर्णय लिया। शुरू में तो उसे लगा कि यह टॉपिक उसके इंटरेस्ट का है। हमारे पहले प्रिंसिपल को तो उसने फॉलो किया ही, जो मैंने अभी पहले बताया, इसलिए उसने इस टॉपिक को चुना। किंतु जब आंकड़ों का संकलन किया और डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग पर काम करना शुरू किया, तब उसे यह समझ में आया कि वह इन वेरिएबल्स, जो कि मेजरेबल वेरिएबल्स होते हैं, उनकी अवधारणाओं, उनके सिद्धांत और राइटिंग के बीच में कनेक्शन को डेवलप नहीं कर पा रहा है। यानी कि यहाँ पर उसका रिसर्च एप्टीट्यूड इस स्तर का नहीं था कि वह इस तरह की बिहेवियरल स्टडी को निष्पादित कर सके। इसीलिए अपनी शोध अभिवृत्ति को समझना और उसी के ही अनुरूप रिसर्च टॉपिक का चयन करना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला प्रिंसिपल, पूर्व निष्पादित शोध पर आधारित, बेस्ड ऑन रिसर्च डन अर्लियर। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले किसी भी एजुकेशनल डिग्री में किसी भी तरह का शोध कार्य नहीं किया हो, उन्हें ऐसे किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने से बचना चाहिए जो एकदम नया हो, जिस पर लिटरेचर उपलब्ध ना हो या जिसमें डेटा एनालिसिस का स्वरूप बहुत अलग हो। केवल अनुभवी और दक्ष शोधार्थियों को ही नवीन शोध विषय का चयन करना चाहिए। अगला प्रिंसिपल, शोध विषय की प्रासंगिकता और उपयोगिता हो। रिसर्च सब्जेक्ट शुड बी रेलिवेंट एंड यूजफुल। स्टूडेंट को उन्हीं शोध विषयों पर अध्ययन करना चाहिए जो समय के अनुकूल हो, अर्थात प्रासंगिक हो, और जिनकी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी भी निकलकर सामने आ रही हो। कई बार स्टूडेंट ऐसे टॉपिक को चुन लेते हैं जो सरल हो, कम मेहनत का हो और पारंपरिक रूप से पहले भी किया जा रहा हो या दूसरे स्टूडेंट भी कर लेते हो। ऐसे विषय जिन पर कई वर्षों से किसी भी नए डायमेंशन पर स्टडी नहीं हुई है, ऐसे विषयों को लगातार चुनते रहना कोई अच्छा निर्णय नहीं है। इसका भी एक उदाहरण आपको बताती हूँ। यदि कोई स्टूडेंट मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना पर कार्य करने का डिसीजन लेता है, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन मध्य प्रदेश, तो इस विषय पर कोई रिसर्च प्रॉब्लम डेवलप नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव स्टडी है और इस पर सब कुछ आराम से उपलब्ध है। तो जो अधिकतर राइटिंग वर्क होगा वह पहले से किए गए कार्य, पुस्तक और जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनकी नकल ही होगा। ऐसे में शोध विषय और शोध लेखन की उपयोगिता और प्रासंगिकता तो लगभग नहीं होती है। इसीलिए शोधार्थी को समसामयिक विषय और अकादमिक उपयोगिता, इन दोनों को ध्यान में रखकर टॉपिक को डेवलप करना चाहिए। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक चित्र को देखते हैं। यहाँ पर शोध विषय रेखा यानी कि रिसर्च सब्जेक्ट लाइन आप देख रहे हैं और 3 अल्फाबेट लिखे हुए हैं, E, M, R। यहाँ पर M जो बिंदु है वो बताता है कि जो रिसर्च टॉपिक है उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता कितनी है, यानी कि आपको ऐसा टॉपिक लेना है जो M बिंदु पर हो। E बिंदु बताता है कि पहले से किए गए कार्य तक
आपकी क्या पहुंच है, यानी कि प्राचीन उपलब्ध जानकारियां जहां आपकी पहुंच है कि कितने साहित्य को आप अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा अल्फाबेट पॉइंट आर आगामी संभावित परिणाम या दूरदर्शिता तक पहुंचने की सीमा बताता है, यानी कि इस विषय पर काम करते हुए आप आगे के कितनी दूर तक की संभावना पर काम कर सकते हैं, कितनी दूर तक के अपने शोध परिणाम दे सकते हैं। तो इन 3 बिंदुओं पर काम करते हुए, समझते हुए अपनी रिसर्च टॉपिक को तय करना चाहिए, उसकी प्रासंगिकता को परखना चाहिए। अगला प्रिंसिपल, शोध कालखंड अनुरूप, इन अकॉर्डेंस द रिसर्च ड्यूरेशन। स्टूडेंट जिस एजुकेशनल डिग्री पर अपना स्टडी वर्क कर रहा है, उसे उस उपाधि स्तर पर उपलब्ध शोध समय सीमा के अनुसार ही अपने रिसर्च का टॉपिक, उसका क्षेत्र और उसका डायमेंशन और इन डेप्थ स्टडी का लेवल तय करना चाहिए। जैसे वार्षिक पद्धति के अंतर्गत शोध कार्य के लिए सामान्यतः 6 से 8 माह का समय ही उपलब्ध होता है। ऐसे में सीमित, विशिष्ट और सरल प्रकृति का रिसर्च वर्क किया जाता है। दूसरा, सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत जो शोध कार्य किया जाता है, उसके लिए 4 से 5 माह का समय उपलब्ध होता है और यह कार्य भी सीमित, विशिष्ट और सरल प्रकृति का होता है। किंतु पीएचडी स्तर पर चूंकि 3 से 5 वर्ष का समय उपलब्ध होता है, तो यह शोध कार्य अधिक विस्तृत, व्यापक और गहन प्रकृति का होता है तथा जटिल विषयों से संबंधित भी हो सकता है। अतः समय सीमा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला प्रिंसिपल, व्यय क्षमता अनुरूप शोध विषय का चयन, इन अकॉर्डेंस विथ द एक्सपेंडिचर कैपेसिटी। रिसर्च स्टडी में स्टूडेंट को खुद अपनी तरफ से भी पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। स्टेशनरी, टाइपिंग, बाइंडिंग और रिसर्च यूनिट तक पहुंचने में लगने वाला खर्चा, या किसी दूसरे शहरों में भ्रमण करना, किसी दूसरे शहर या विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में जाना, किताबों को खरीदना या एकेडमिक जर्नल या न्यूज मैगजीन्स के सब्सक्रिप्शन को लेना, ये सारे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिन्हें शोधार्थी को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी व्यय क्षमता को ध्यान में रखकर ही शोध समस्या का चयन करना चाहिए। अगला प्रिंसिपल, मार्गदर्शन उपलब्धता अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस। स्टूडेंट को शोध विषय का चयन करते समय उसे उपलब्ध रिसर्च सुपरवाइजर और उनकी एकेडमिक रिसर्च कैपेसिटी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जिस पर उसके शिक्षक के निर्देशन के साथ साथ उसे अन्य अनुभवी शिक्षकों और विद्वानों का मार्गदर्शन भी उपलब्ध हो सकता हो। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई विद्यार्थी भारत-चीन संबंध पर शोध कार्य करना चाहता है, किंतु उसके कॉलेज में जो टीचर्स उपलब्ध है, उनमें से किसी की भी इंटरनेशनल रिलेशन पर एक्सपर्टीज नहीं है और न ही शहर के किसी अन्य कॉलेज में ऐसा कोई टीचर उपलब्ध है जो इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट हो, तो ऐसे में वह इतनी दुविधा में पड़ जाएगा कि अगर उसे भारत-चीन संबंधों पर काम करना है तो उसे गाइड करने के लिए तो कोई उपलब्ध ही नहीं है। अतः शोधार्थी को अपने शोध निदेशक की विषय विशेषज्ञता और उनकी मार्गदर्शन उपलब्धता के सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। अगला सिद्धांत, साहित्य एवं आंकड़ों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर एंड डेटा। शोध साहित्य और आंकड़े किसी भी शोध अध्ययन की आत्मा के समान होते हैं। शोध विषय का चयन करते समय पर्याप्त रूप से ध्यान रखना चाहिए कि शोध विषय पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है अथवा नहीं। शोध विषय पर तथ्यात्मक जानकारी हेतु तथ्य संकलन या आंकड़ा संकलन की उपलब्धता हो पाएगी, यानी कि शोध इकाइयों तक पहुंचना संभव है या नहीं। किसी राष्ट्रीय स्तर की गोपनीय जानकारी संबंधी शोध समस्या पर जानकारियों का मिलना लगभग असंभव होता है। इसीलिए
क्या ऐसे विषय का चयन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो यह देखना चाहिए कि क्या आपका विषय ऐसी किसी गोपनीय जानकारी से संबंधित तो नहीं है। ऐसे आंकड़े जिन्हें देना शोध इकाइयों के लिए नैतिक संकट खड़ा कर दे या किसी विवाद या बहस को या किसी ऐसे मुद्दे को गर्म कर दे जो कि सामाजिक सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो, तो ऐसे विषय का भी चयन नहीं करना चाहिए। तो साथियों, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अंत में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन, आप एक डायरी में उन 2-3 संभावित रिसर्च टॉपिक को लिखकर स्वयं से कुछ प्रश्न पूछिए। यदि इन प्रश्नों के उत्तर हाँ में है, तभी उसे किसी विशिष्ट शोधपरक विषय का मानकर चयन करिए। ये प्रश्न क्या है? क्या यह शोध समस्या मेरी रुचि की है? क्या यह शोध समस्या नई है? क्या यह शोध समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है? क्या यह शोध समस्या व्यवहारिक भी है? क्या मुझ में इस शोध समस्या पर कार्य करने की क्षमता है? क्या आंकड़े सरलता से प्राप्त हो सकेंगे? क्या मुझे अपने सुपरवाइजर से इस विषय पर पर्याप्त और उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा? क्या इस शोध समस्या पर अध्ययन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है? क्या इस शोध समस्या पर अध्ययन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय है? तो साथियों, इन प्रश्नों के साथ ही उनके उत्तरों को समझकर ही अपने रिसर्च टॉपिक को या प्रोजेक्ट वर्क को डिसाइड करना चाहिए। आशा है यह टॉपिक और यह विषय और यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।